हेलो। चलो यार बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग। अच्छा देखो, आप लोगों का डब्ल्यूटी अगर क्लियर हो गया रहेगा पुराने वाले अटेम्प्ट में तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चों का डब्ल्यूटी का रिजल्ट आना अभी बाकी है तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट यार। अच्छा दिस साइड सी एस हरीश मथारिया, आप लोगों का सी ए एफ एम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट का कोच गाइड दोस्त यार रिश्तेदार जो बोलना है बोल लो, ठीक है। अच्छा देखो, मैं डायरेक्टली मुद्दे की बात करता हूँ। आप सभी का प्राइमा फेसी ऑब्जेक्टिव क्या है पता है क्या? आप लोगों को अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में एग्जाम्शन चाहिए, राइट? है ना? तो और वैसे भी मुझे पता है कि रियल लाइफ के अंदर में आप लोगों को अकाउंटिंग सब्जेक्ट से ऐसा ज़्यादा कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर काम रहता तो आईसीएसआई बड़ी समझदार है, सीएस प्रोफेशनल में डेफिनेटली आप लोगों को अकाउंट सब्जेक्ट देती है, बट है क्या? नो। सीएसडब्ल्यूटी में अकाउंटिंग सब्जेक्ट था क्या? नो। जो एग्जीक्यूटिव में सिर्फ एक ही बार है, वो भी आपको 60 मार्क्स का अकाउंट से और 40 मार्क्स का क्या है? फिनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? तो सब्जेक्ट हम लोग पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, बट साथ साथ हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को एग्जाम के अंदर में इसमें एग्जाम्शन सिक्योर करना है, राइट? तो वही हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा, है ना, कि एक बार का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जो कि लास्ट एग्जाम जो हुआ सीएफएम का, उसके अंदर में 70% प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। तो आज तक जो इंस्टीट्यूट बदनाम थी कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में भी ये लोग थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब पहले होते थे, तो कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में क्या होता था? 75 मार्क्स की थ्योरी पूछते थे, राइट? और 25 नंबर के प्रैक्टिकल पूछे जाते थे। अकाउंटिंग सब्जेक्ट बचपन से सभी ने पढ़ा होगा, अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा तो अकाउंटिंग बोला तो आपके दिमाग में क्या आता है? 80 नंबर का प्रैक्टिकल, वही पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट बनाओ, कंपनी के शेयर्स की एंट्रीज करो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री करो, ऐसे ही कुछ आपने पढ़ा होगा ना 12th में, अगर कॉमर्स होगा तो। बट सीएस में आने के बाद वो सारी परिभाषा चेंज हो गई है, और एग्जीक्यूटिव में सीएमए के अंदर में होता क्या है? इंस्टीट्यूट सीएमए और एफएसएम पहले दो सब्जेक्ट हुआ करते थे, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फिनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, 100 नंबर के, राइट? तो पहले जो दो सब्जेक्ट हुआ करते थे उसके अंदर में थ्योरी पूछी जाती थी 70-75%, और प्रैक्टिकल पूछते थे 20 से 25%। लेकिन उसके बाद इंस्टीट्यूट ने कुछ बदलाव किए। आपके सीएस एग्जीक्यूटिव में जो पहले 8 पेपर हुआ करते थे, अब कितने हो गए? टोटल 7 पेपर, राइट? ये 8 के 7 हो गए। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है पता है? अकाउंट एंड एफएम। क्योंकि पहले अकाउंट और एफएम जो दो अलग अलग सब्जेक्ट थे, अब दोनों भी सब्जेक्ट क्या हो गए? मर्ज हो गए। 2 का 1 हो गया, तो आपके 8 के 7 हो गए। और दूसरा चेंज क्या किया? पहले जो अकाउंट एफएम सेकेंड ग्रुप में हुआ करते थे, अब वो कहां पे शिफ्ट हो गए? फर्स्ट ग्रुप में। यस और नो? है ना? आप लोगों का फर्स्ट ग्रुप पहले सिक्योर करना मुश्किल होता था, फर्स्ट ग्रुप में मार्क्स सिक्योर करना या पास होना, कंपनी लॉ था ना उसके अंदर में, आपका कोर सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर में रिजल्ट काफी कम आता था एज कंपेयर टू सेकेंड ग्रुप, इसीलिए काफी बच्चे सेकेंड ग्रुप तक पहुंच ही नहीं पाते थे। फर्स्ट ग्रुप के अंदर में उनका करियर डिसाइड हो जाता था कि भैया ये अपने लिए नहीं है, अपन इसको छोड़ देते, लॉ करते, एमबीए करते। तो देखो आप लोगों के लिए भी एक चैन की सांस है। ग्रुप 1 के अंदर में इन्होंने अकाउंट एफएम दे दिया, और जो एक मेरे मन लायक काम हो गया वो क्या है? अकाउंट एफएम के अंदर में अब प्रैक्टिकल आना शुरू हो गया। आपका प्रीवियस अटेम्प्ट का जो पेपर देखा, प्रीवियस अटेम्प्ट में बार बार मना करने के बावजूद भी काफ़ी सारे बच्चों ने, है ना, थेरी ज़्यादा पढ़ के गए। मैंने बोला नालायक को थेरी कम पढ़ो, अब प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे। क्योंकि आज तक का ट्रेंड क्या था? इंस्टीट्यूट किस चीज़ के लिए बदनाम थी? कि अकाउंट जैसे पेपर में 75% थेरी क्वेश्चन पूछ रहे। लेकिन लास्ट एग्जाम का जो पेपर आया उसके बाद सभी को एक चीज़ क्लियर हो गई कि अकाउंट्स में प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे। 70 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स थे लास्ट एग्जाम में, और बहुत लेंदी पेपर था। अब वो लेंदी क्यों था? क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल सॉल्व करने की आदत ही नहीं। सीएस के अंदर में टैक्स में थेरी, अकाउंट्स में थेरी, एफएम में थेरी, कंपनी लॉ और सिक्योरिटी, ईसीआईएल, जेआईजीएल सब में तो थेरी है ना। प्रैक्टिकल फर्स्ट टाइम बच्चों ने लिखा तो आ सब रहा था, लेकिन हाथ भारी हो गया। वो जैसा बोलते हैं ना फर्स्ट टाइम, जैसे आपको बताया रोटी कैसे बनाते हैं, बट अगर आपको अभी रोटी बनाने बोलूँ तो आपकी मम्मा जो 2 मिनट में बनाएगी, आपको आधा घंटा लगेगा एक रोटी बनाने के लिए। पता दोनों को है, मम्मा को भी पता है रोटी कैसे बनाते हैं, आपको भी पता है, बट आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ना। तो बस वही हालत बच्चों की हुई है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवा के लो। तो अकाउंट्स के लिए 2 रजिस्टर मेंटेन करना है आप, एक यहाँ पे आप जो क्लास में लेके आओगे, और एक घर पे अलग से मेंटेन करना। देखो मैं आपको समय समय पे याद दिलाऊंगा, बीच में अगर कोई बच्चा इस जर्नी से बाहर हो जाता है
जो चीज यहाँ पे क्लास में बोल रहा हूँ एज इट इज अगर फॉलो नहीं करता है तो नुकसान किसका है? उसी बच्चे का। मेरे पास तो फीस आ गई, मैं तो CS होके बैठा हूँ, किसकी डिग्री रुक जाएगी? आपकी। तो प्लीज इसके अंदर में एक रिक्वेस्ट है, समय हमारे पास बहुत कम है, तो आप लोग क्या करना, मैं क्लास में सारी चीज करवा के दूंगा, और जिस समय आपको ऐसा लगा कि सर बस अब सर के ऊपर से जा रहा है, वहां मैं रुक जाऊंगा। समझ में आया क्या सभी को? इतनी एक दोस्ती यारी थोड़ी सी मेंटेन करके रखो, जो कुछ है वो मुझे बता देना कि सर ये टफ लग रहा है, ये फिर से बता दो, तो वो चीज मैं फिर से बता दूंगा। तो उतना किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे कि सर ये पार्ट टफ लग रहा है, जैसे अकाउंट्स के अंदर में, जैसे अकाउंट्स में शेयर कैपिटल कौन कौन बच्चों ने ऑप्शन छोड़ा था 12th स्टैंडर्ड में? 12th स्टैंडर्ड में शेयर कैपिटल किस किस ने ऑप्शन में छोड़ा था? शेयर कैपिटल, अरे बोल दो यार, कौन सा मैं घर पे बताने वाला हूं आपको। शेयर कैपिटल टॉपिक 12th कॉमर्स ऑप्शन में नहीं छोड़ा किसी ने भी? बहुत बढ़िया। तो वो शेयर कैपिटल फिर से आपके जीवन में आया है, यस और नो? जो कि आपने उसको ऑप्शन में छोड़ा, आपको बहुत ज्यादा पसंद था ना, मतलब वो कंपनी अकाउंट्स, तो वो आपके जीवन में फिर से अभी आया है। आपका जो सबसे बड़ा टॉपिक है CS एग्जीक्यूटिव के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है, उसका जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो कौन सा है? शेयर कैपिटल। सबसे लेंथी टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है। ये टॉपिक अपने आप में एक ऐसा समझो छोटा मोटा सब्जेक्ट है। CSEE के आपके 4 सब्जेक्ट थे ना, तो उसमें से एक सब्जेक्ट के बराबर है शेयर कैपिटल टॉपिक, और इसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है। अभी पिछला जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर में सबसे पहला क्वेश्चन ही शेयर कैपिटल का है, तीसरा क्वेश्चन शेयर कैपिटल का, तो 16-18 नंबर के शेयर कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आए। मतलब आपकी मिनिमम पासिंग का 50% ये एक इकलौते टॉपिक पे आ गया। आपकी मिनिमम पासिंग कितनी है? 40 नंबर, तो 40 में से 18-20 नंबर का शेयर कैपिटल आ गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए, यस और नो? तेरी क्वेश्चंस 20-30 नंबर के थे, उसमें भी कुछ 5-7 नंबर के ऑप्शन में छूट गए थे, तो मैक्सिमम पेपर प्रैक्टिकल था, और प्रैक्टिकल पेपर में बच्चों को सॉल्व करने के लिए समय बहुत ज्यादा लगता है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोला तो आपके पेपर में लास्ट टाइम भी काफी सारी जगह पे जर्नल एंट्रीज थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने थे, बट 1-2 क्वेश्चन में थे, बट 3 से 4 क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज थी, डिबेंचर्स की एंट्रीज, शेयर्स की एंट्रीज, यस और नो, डिबेंचर्स के रिडम्पशन की एंट्रीज, प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्रीज, अंडर राइटिंग की एंट्रीज प्लस अंडर राइटिंग का कैलकुलेशन। जो मैंने कुछ वर्ड बोले आपने कंपनी लॉ में सुने होंगे या कई सिक्योरिटी लॉ में सुने होंगे, यस और नो? डिबेंचर्स, शेयर्स, ये पता है सभी को डिबेंचर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, है ना? तो इसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट हम लोगों को यहाँ पे पूछा गया था, और जर्नल एंट्रीज जहां जहां पे आ गई वहां पे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आ गया। इसीलिए आपके सिलेबस में सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक इन्होंने कौन सा दिया है? इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यस और नो? और सेकेंड नंबर वाला जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंपनी अकाउंट्स, यस और नो? फिर थर्ड टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देन शेयर कैपिटल, यस और नो? अगर किसी बच्चे ने आपका जैसे सिलेबस अगर देखा नहीं होगा तो आपका ग्रुप 1 का पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 60 मार्क्स के लिए आप लोगों का CA और 40 मार्क्स के लिए पार्ट 2 FM CFM। आपको दिख रहा है क्या सभी को? स्क्रीन दिख रही है बेटा? तो ये देखो, ये आपका 60 मार्क्स है, और इसमें सबसे बड़ा वाला टॉपिक ये कौन सा है? शेयर कैपिटल। दिख रहा है सभी को? ये आपका पार्ट है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें क्लास में लिखवा के दूंगा। अच्छा, आपकी कलाइयां बहुत दुखने वाली है, लिखना बहुत पड़ेगा, मैं पहले बता देता हूं, और वजह मैंने बता दी कि आपके पेपर में लास्ट टाइम अभी जो पेपर हुआ उसके अंदर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत सारे थे, फुल फ्लेज वाले, जिसमें सॉल्व करना है। पेपर बहुत ईजी था, अगर किसी बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ाई करके गया और पूरा सारी चीजें लिखी ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 90+ अकाउंट्स में आ जाएंगे। अच्छा, आप लोगों को अब इतनी समझ तो आ गई होगी कि ये प्रोफेशनल कोर्सेज में CA हो, CS हो, चाहे CMA हो, इन प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर किसी एक ग्रुप के अंदर में कोई एक सब्जेक्ट में अगर एग्जाम्शन आ जाए तो वो ग्रुप क्लियर करना बहुत आसान है, क्योंकि आप लोगों को ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर में टोटल 4 सब्जेक्ट है, मिनिमम कितने चाहिए? 200। मान लो ये इस सब्जेक्ट में आपको अगर 75 या 80 आ जाते हैं अकाउंट FM के अंदर में, जो कि बहुत आसानी से आ सकते हैं। देखो, मैं फर्स्ट डे डेमो लेक्चर इसलिए आपको बेवकूफ बना रहा हूं, ऐसी वाली बात नहीं है, जो फैक्ट है वो बता रहा हूं। इंस्टीट्यूट को भी पता है कि आपका कोर एरिया क्या है? लॉ। CS कर रहे हो आप लोग, राइट? कोर एरिया लॉ है आपका, तो आप लोगों को अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे जितना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर में पूछा जाता है। आपको हर एक चीज इंट्रोडक्टरी है। अगर आपका एक और सब्जेक्ट होता तो अकाउंट 100 नंबर का होता, आपका अकाउंट कितने नंबर का है? 60।
FM कितने नंबर का है? 40। समझ में आ रही है बात सभी को? बस आपको एक सुपरफिशियल नॉलेज मिल जाना चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर में। आज तक ऐसा होता था कि अकाउंट MCQ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, तो बच्चा कहीं पे अकाउंट या बैलेंस शीट या PNL ड्रॉ ही नहीं करता था, तो CS का बच्चा हर बार अकाउंट्स में वीक रह जाता था। बार बार इंस्टीट्यूट को मेल किए, गंदे गंदे वीडियो बनाए इसके ऊपर कि अकाउंट प्रैक्टिकल होना चाहिए, बच्चों को अकाउंट ड्रॉ करने के लिए तुम मौका तो दो। तुमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया, उसमें 70-75 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन पूछ रहे, तो इसका नाम अकाउंट रखो ही मत, कंपनी लॉ रख लो, क्योंकि इसमें जो थ्योरी क्वेश्चन आते थे वो कंपनी लॉ से रिलेटेड ही आते थे काफी सारे कंपनी अकाउंट्स के अंदर में, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं एज पर शेड्यूल 3 ऑफ योर कंपनीज एक्ट 2013। तो शेड्यूल 3 आपने कंपनीज एक्ट के अंदर में थोड़ा बहुत देखा होगा। कंपनीज एक्ट की काफी सारी प्रोविजन होगी, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड कहां से देंगे? रिजर्व से। रिजर्व से डिविडेंड देना है तो बच्चा अकाउंटिंग के अंदर में थ्योरी पर लर्न कर रहा है, पूरा रूल्स लर्न कर रहा है, प्रोविजंस लर्न कर रहा है। तो ये काफी बार वीडियोस ऐसे बना के डालने के बाद अब कहां जाके चेंज हुआ? अब अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बच्चे करते नहीं है, बच्चे थ्योरी के भरोसे चले जाते हैं। तो वैसा करना मत, सब्जेक्ट काफी आसान है। आप इसमें मैंने 75 लिखा नहीं, 75 भी मैंने बहुत कम लिखे। आप ईमानदारी से, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, यकीन रखना, इसमें 90 प्लस लेके आ सकते हैं। और अकाउंटिंग की थ्योरी मतलब ये कंपनी लॉ की थ्योरी नहीं है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट के थ्योरी के क्वेश्चंस में भी आउट ऑफ आउट नंबर आते हैं। समझ में आया क्या? यहाँ पे कोई लैंग्वेज का एग्जाम है क्या जो नंबर कट होंगे? तो यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस भी इजी होते, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे। लास्ट टाइम पेपर बहुत इजी था किस बच्चे के लिए? जिसने एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, लास्ट टाइम भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विथ मॉडल आंसर्स दिए थे, उसमें से काफी सारे क्वेश्चन एज इट इज वहां पे आए। सर एज इट इज आए तो आपने इसका मार्केटिंग क्यों नहीं किया? क्या भरोसा अगले एग्जाम में नहीं आया तो, है ना? एक 2-3 एग्जाम में आ जाने दो। CMA के अंदर में अपना ट्रैक रिकॉर्ड था कि हर एग्जाम के अंदर में मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज MCQ बैठते थे। 1-2 एग्जाम इसके भी हो जाने दो तो इसमें समझ में आ जाएगा। आप लोगों के लिए सेपरेट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चंस निकाल करके रखे, वो भी आपको समय समय पे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, वो आपने मेरे साथ साथ ही सॉल्व करना है। सब्जेक्ट बहुत आसान है। इस सब्जेक्ट में सोचो 75 आ गए, बचे हुए तीनों सब्जेक्ट के अंदर में अगर आपको 40, 45, 40 ऐसे भी नंबर आ गए तो भी आप लोगों का ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा क्या? समझ में आ रही है बात? सर कितने गंदे हो, मतलब आप सोच रहे हो क्या बच्चे 3 सब्जेक्ट में इतने आएंगे? अरे मैंने बोला मैं सेफर साइड की बात कर रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट में अगर इतने भी आ गए तो बच्चे 3 सब्जेक्ट में अगर कम भी स्कोर आए तो संभाल लेगा क्या ये सब्जेक्ट? कंपनी लॉ के अंदर में 75 लाना ज्यादा आसान है या अकाउंट में 75 लाना ज्यादा आसान है? कॉमन सेंस, अकाउंट्स में। टैक्स में 75 लाना आसान है या अकाउंट्स में? अकाउंट्स में आराम से आएगा। बच्चे आपके थ्योरी सब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है? वो आपका कोर एरिया है, ये नॉन कोर एरिया है अकाउंटिंग सब्जेक्ट। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? तो इसके अंदर में ये मिनिमम इतने स्कोर की गारंटी मेरी, बट बदले में आपसे कमिटमेंट क्या चाहिए? क्लास एक भी दिन अब्सेंट मत रहना, बरोबर है? आप अगर अब्सेंट रहते हो जेन्युइन रीजन, मैं मानता हूं कि आप लोग झूठ नहीं बोल रहे हो, पहला दिन है तो मैं तो यही समझूंगा कि अगर आप कोई दिन अब्सेंट हो तो आपकी कोई वजह होगी, बट आप सेम डे वो लेक्चर रिकॉर्डेड खत्म करना। देखो आज अपना फर्स्ट डे है, देखते ही देखते मैं आपको बोलूंगा कि लो बच्चों 30 अप्रैल आ गई, बैच का लास्ट डे, पता भी नहीं चलेगा समय किधर गया। समझ में आया क्या? तो इसीलिए प्लीज आलस एक दिन का भी मत करना, क्योंकि अगर आपका एक दिन के भी सारे लेक्चर मिस हो गए ना तो आपकी 8 घंटे की लेक्चर्स मिस हो जाएंगे, और वो 8 घंटे के लेक्चर कवर अप करते करते आपको करीब करीब 15 दिन लग जाएंगे। है कि आपके पास उतना समय? आप सभी का जून में एग्जाम है, राइट? तो इसीलिए मेरे साथ साथ खत्म करना। जिस दिन मैं बोलूं सब्जेक्ट खत्म, उस दिन आपने बोलना सिलेबस खत्म, लाओ पेपर दे दो, हम लोग अभी के अभी सॉल्व कर लेते, राइट? तो सब्जेक्ट बहुत आसान है, इसीलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी के पास में होना क्या चाहिए वो देख लो, है ना? बाकी मेरे बारे में और जानकारी आपको लेक्चर के बीच में मिलती रहेगी, है ना? तो इसलिए फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, अच्छा ऐसा वैसा, ये सब हम लोग इन बिटवीन द क्लास करेंगे, समय रहेगा तो। आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास क्या होना चाहिए? एक ऑब्लॉन्ग रजिस्टर। ऑब्लॉन्ग रजिस्टर यानी क्या होता है? दिखा और बेटा, ये दिखा, ये देखो, दिख रहा है क्या? ये A4 साइज का रजिस्टर है। अच्छा 200 पेज के ऐसे 2-3 रजिस्टर लग जाएंगे आपको, है ना? तो ये मेंटेन करना। एक अच्छा सा कैल्सी होना चाहिए आप सभी के पास में एक रजिस्टर चाहिए, एक कैल्सी चाहिए। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर है ना, ऐसा लेना जिसमें GT का बटन हो। अगर नहीं खरीदा होगा तो GT के बटन वाला कैल्सी लेना।
अगर खरीद लिया होगा फिर से 300-500 रुपए इन्वेस्ट करने के, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इन्वेस्ट करना है तो एक काम करना, विदाउट जीटी भी रहा, उसमें M+M- का भी बटन है तो भी काम हो जाएगा। बट अगर लिया भी होगा तो मेरा कहना है कि एक बार का जीटी वाला कैल्सी ले लो कैसियो का, पर 100, 200, 300 वाला कैल्सी मत लेना, 500 रुपए वाला कैलकुलेटर लेना, लंबा चलता है ना। ये जो छोटे मोटे कैल्सी होते हैं ना उसके अंदर में अगर आपको 99 प्रेस करना है ना, तो फुल स्पीड में मैं 99 प्रेस करा, 2 बार 99 प्रेस किया, कितना दिख रहा है यहाँ पे, एक ही दिख रहा है। मैंने कितना प्रेस किया, 99, देखो फिर से 1 2, कितना दिख रहा है इसमें, तो ये कैल्सी फर्जी है, इसका रैम स्लो है। एग्जाम के अंदर में आप स्क्रीन की तरफ नहीं देखते हो, एग्जाम में आप फटाफट से बटन दबाते हो, सोचो 99 या 88 या 77 प्रेस करना है, कितना आ जाएगा स्क्रीन पे, 7, बरोबर है ना। और आपका वो चला गया, फिर आप वो क्रॉस चेक करने का समय थोड़ी रहेगा, एक क्वेश्चन गलत हो गया फुल फ्लेज वाला, 3-4 नंबर कट हो गए, और आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे एवरेज में ही जाते हैं, तो वो ये ही 3-4 नंबर है। तो कैल्सी अच्छा लेना जिसके अंदर में अगर आप फुल स्पीड में 99 है ना, देखो 99 88 फुल स्पीड में अगर आप प्रेस करो तो भी उतने बार, जितने बार आपने प्रेस किया उतने बार वो आना चाहिए उसमें। तो कैसियो के कैल्सी का जनरली प्रोसेसिंग है ना फास्ट होता है, तो वहां पे अगर आप लोग फटाफट से बटन दबाओगे तो आएगा पूरा स्क्रीन पे, तो वो एक बार चेक कर लेना, अच्छा कैल्सी लेना बेटा। तो कैल्सी होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, नोट्स में आप लोगों को यहीं पे क्लास से प्रोवाइड करूंगा, बरोबर है। सर नोट्स कब मिलेगी, सबसे पहले हम लोगों को अकाउंट्स का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का और फिनेंशियल अकाउंटिंग का, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, ये दोनों का इंट्रोडक्शन हम लोगों को देखना है। मैं चाहूंगा वो सारी चीजें आप लिखो, भले नोट्स के अंदर में, लेकिन सारी चीजें आपने मेरे साथ साथ लिखना है। हर एक चीज की एंट्री आपको पास करना आना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 4 से 5 टॉपिक में एंट्रीज ही एंट्रीज है, तो उस समय अगर आपको डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड एंट्रीज पास करना नहीं है तो आप मुश्किल में आ जाओगे। बट बहुत ईजी है, हर एक बच्चे को हिसाब किताब तो करना आता ही है। मम्मा ने 100 रुपए दिए किराना शॉप से, 40 का ब्रेड का पैकेट लाए तो 60 आप वापस लेके आओगे ना, बस उतना आसान है। बस आपने थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना है, और जहां नहीं समझ में आए वहां पे बेझिझक बिंदास बेशरम होके पूछ लेना है कि सर ये नहीं समझा, क्लास में जो चीज नहीं समझी मुझे तब के तब बोलो, आपको आपके चाहने वालों की सौगंध है। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं, कसम दे रहा हूं आप लोगों को कि कितना भी कुछ भी हो जाए आप मुझे पूछ लेना, बोल देना कि सर ये चीज नहीं आई, मैं कसम दे रहा हूं। आप समझ रहे हो क्या, मैं मीन कर रहा हूं इस चीज को कि आपको कसम है तब के तब पूछ लेना, राइट। आराम से सारी चीजें क्लियर होती है, और आप लोगों का एक ही कोर्स चल रहा है, सीएस कोर्स ही चल रहा है, तो आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे नंबर से आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखना, थोड़ी सी मेहनत करना, थोड़ा सा क्लास में ध्यान दे देना, तो सारा थोड़ा 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 कर लिया तो 360 डिग्री इंप्रूवमेंट हो जाते, राइट। कोई भी यहाँ पे ऐसा बच्चा होगा, मैं ऐसा पूछूंगा नहीं जबरदस्ती आप लोगों को, और ये कुछ भी ऑकवर्ड फील करवाने के लिए कौन कौन बच्चा रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा है हाथ खड़े करो, नो। मुझे मालूम है यहाँ पे सारे हर एक बच्चे रैंक के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप लोग दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हो तो आराम से रैंक आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रैंक आ जाएगा आराम से। मैंने फाइनल के दोनों ग्रुप एक साथ दिए रहते तो मेरा ऑल इंडिया रैंक पहले 10 के अंदर में आ जाता था, बट मेरे दोनों ग्रुप अलग अलग समय क्लियर हुए, इसलिए मेरा रैंक नहीं आया। ये फाइनल के समय की बात करो, बट आप लोगों का अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जो यहाँ पे दोनों ग्रुप एक साथ दे रहा है, तो आप लोग आराम से रैंक के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ये बात समझ में आई क्या, क्योंकि ग्रुप 1 के अंदर में बहुत अच्छा काम इन्होंने किया, अकाउंट लेके आ गया ग्रुप 1 में, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे इसमें, राइट। नोट्स यहाँ पे आपको क्लास से मिल जाएगी, और एक सबसे जरूरी चीज कॉमन सेंस है ना, तो वो एक रखना साथ में। काफी बार होता क्या है, मैं बच्चों को ऐसा स्टेप्स लिखवा के देता हूँ कैल्सी की कि बच्चों ये करना है। मैं जानता हूं आज के टाइम पे बच्चों का कॉमन सेंस हम लोगों के जो एज वाले जो लोग हैं ना उनसे बहुत अच्छा है, अभी के बच्चों का आईक्यू बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके हाथ में फोन कब आ गया, आपको सारी चीजें दुनिया का ज्ञान गणित कब समझ में आ गया, जब आप 12th में थे तभी। हमें तो 12th में थे तब तो ये भी पता नहीं था कि कौन सी चीजें कैसे प्रोसेस होती है दुनिया में, तो अभी के बच्चों को 10th 12th में ही सारी चीजें समझ में आ गई है। तो आप लोगों का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, बस यहाँ पे उस आईक्यू को पूरे तरीके से आपने यूज करना है। 75 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस सब्जेक्ट के अंदर में, डन। तो हम लोग स्टार्ट करें क्या, देखो ये आपका सिलेबस दिख रहा है क्या, काफी बार बच्चे बोलते हैं सर बेसिक्स मत लो, ये दिख रहा है पहला वाला टॉपिक कौन सा है, और ये दूसरा वाला टॉपिक कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये टॉपिक के भरोसे आपका शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है, रिलेटेड एस्पेक्ट है, कंसोलिडेशन है, और कैश फ्लो की कुछ कुछ चीजें, ये हर एक जगह पे जर्नल एंट्रीज आपको देखने मिलेगी।
हर एक जगह पे आपको एंट्रीज बोलो या लेजर्स बोलो, ये हर एक जगह पे देखने मिलेंगे। तो ये पहले दो टॉपिक के भरोसे आगे के टॉपिक है, और ये टॉपिक का वेटेज कितना है बेटा आपके एग्जाम में? 16 टू 18 मार्क्स, यानी आपकी मिनिमम पासिंग का नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली आधा। और ये टॉपिक में एंट्रीज ही एंट्रीज है, जर्नल एंट्री भरी पड़ी है। और जर्नल एंट्री किस बच्चे को आएगी? जिसको डेबिट क्रेडिट समझ में आ जाएगा। आज तक आप लोगों को डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आया है, आपने पहली बार जीवन में आप लोग पढ़ रहे हो, मैं यही सोच के पढ़ा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे हर एक बच्चे का नॉन कॉमर्स था 11th 12th में, ऐसा सोच के पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर होगा भी तो 12th के बाद आपने डब्ल्यूटी किया, फिर ग्रुप 2 किया एग्जीक्यूटिव का, अगर किसी का पहले न्यू सिलेबस में ग्रुप 2 हुआ होगा तो काफी समय हो गया ना, भूल गए रहेंगे। तो हम लोग सब कुछ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बरोबर है। उसके बाद में ये डिबेंचर्स में एंट्रीज है ना, डिबेंचर्स इशू की है, डिबेंचर्स रिडीम की है, आपने आज तक जो कंपनी लॉ में पढ़ा होगा वो यहाँ पे प्रैक्टिकली करना है सभी को, राइट। सब्जेक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। एंट्रीज है, लिखना बहुत है, मैं पहले बता देता हूँ, है ना। कैलकुलेशंस भी बहुत ज्यादा है, लिखना बहुत ज्यादा है। तो क्या हम लोग सबसे पहला वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, है ना। तो हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये वाला पार्ट स्टार्ट करें। उसके बाद सबसे अच्छी चीज क्या की मालूम है क्या इंस्टीट्यूट ने? पिछले वाले पैटर्न में एफएम के साथ क्या था मालूम है क्या? एसएम था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पूरा थ्योरी था। उसके अंदर में आउट ऑफ सिलेबस भी काफी सारे क्वेश्चन आते थे, यस और नो? हाँ बेटा, कोरोना में पास हुए थे, CORO KORO नहीं रहे, तो उसमें एसएम था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो एसएम में पूरी थ्योरी और आउट ऑफ सिलेबस, जैसे कि नहीं आपका इकोनॉमिक्स आता था ना EET में, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते थे इकोनॉमिक्स में, करंट अफेयर्स में कुछ भी पूछ लेते थे, तो वैसा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था, है ना। तो अब वो हट गया, पहले क्या था? FSM, फिनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब एसएम आपको है क्या? नो। बट ये एसएम आपके जीवन से गया नहीं, ये सेम एसएम आपको कहां पे आएगा? CS प्रोफेशनल में। और सही किया इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजीज कब बनाना है? जब आप बस CS बनने ही वाले हो, उसके बाद आपको धंधा शुरू करना है। प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो, जॉब करोगे तो उसके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सारी वही चीजें कि धंधा कैसे करें अच्छे तरीके से, ताकि आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, यस और नो। काफी लोग क्या करते हैं, धंधे से परेशान होकर धंधा बदल देते हैं, बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको सिखाता है कि धंधा नहीं बदलना है, धंधा करने का तरीका बदलना है, यस और नो। धंधा वही करो बट अलग तरीके से करो। पहले हल्दीराम नागपुर में बेचता था मिठाई, उसने धंधा करने का तरीका बदल दिया, अब वही मिठाई वो पूरे इंडिया में बेच रहा है, यस और नो। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको CS प्रोफेशनल में आने वाला है। सो एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है, इसका थ्योरी पार्ट हटा दिया, सिर्फ प्रैक्टिकल रखा। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ पहले क्या था? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो CMA कोर्स के लिए काम आता था, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, ये सारी चीजें। CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक कोर्स है, CA CS और तीसरा कौन सा है? CM। तो वो वाला पार्ट भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हटा दिया, सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रखा है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको एक फील गुड वाला एहसास देगा, क्योंकि इसमें काफी सारी कंपनी लॉ की प्रोविजंस आपको एक्चुअल में अप्लाई करना है। और फिनेंशियल मैनेजमेंट, बस पैसों का मैनेजमेंट करना है। यहाँ पे आप लोग देखोगे इन्वेस्टमेंट करना है, रिटर्न्स कितने हैं, आप लोग भी ऐसी बातें करोगे कि अच्छा मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ROI कितना है, यहाँ पे इतना ROI, मैं बैंक में इन्वेस्ट करूंगा तो इतना मिलेगा, कहाँ पे ज्यादा फायदा है, लिवरेज आप कैसे ले सकते हो। बट रियल लाइफ के अंदर में शेयर मार्केट में आप इस FM का नॉलेज यूज नहीं करोगे, बरोबर है। यहाँ पे हम लोग शेयर्स का वैल्यूएशन भी करेंगे कुछ कुछ जगह पे, बट वो रियल लाइफ में यूज करना है क्या आपने? नो। ये सब बाबा आदम के जमाने का नॉलेज है FM का, ये आज के टाइम पे अप्लीकेबल नहीं है। सर फिर ये पढ़ क्यों रहे? मार्क्स के लिए, एग्जाम में आपको नंबर मिलेंगे, बस वो ही एक रीजन है। बाकी रियल लाइफ में ये FM का नॉलेज यूज नहीं होगा। हाँ, अकाउंटिंग यूज हो जाएगा, अकाउंटिंग यूज हो जाएगा। FM में जो सारी टेक्निक है, शेयर की वैल्यूएशन की टेक्निक अगर सही रहती तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह क्यों पढ़ाने आता आपको? मैं भी सुबह 9:30 का मार्केट खुलने का राह देखता, ओसवाल जी के जैसा मैं भी कर लेता, मोतीलाल ओसवाल, यस और नो। बट ये रियल लाइफ में अप्लीकेबल नहीं है FM का, अकाउंट आपको काम आ जाएगा। तो सबसे पहले मस्त हेडिंग दे दो, गॉड अल्लाह भगवान को याद करते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। आपका सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक है ना, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आपके रजिस्टर के पहले 2-3 पेज। अच्छा, इसके पहले कुछ बच्चों ने डेमो लेक्चर्स वगैरह अटेंड किए होंगे दिसंबर मंथ में, राइट। तो वो आपने जो 8-10 दिन पढ़ा है वो चीजें वापस होगी। तो वो आपने जो अब तक पढ़ा है वो क्या था? बोनस। आज से 0 से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं।
ये 2 दिन के जो डेमो लेक्चर्स है इसमें अपना टाइमिंग 1-1 घंटा है, बाद में अपना टाइमिंग कितना रहेगा 2 घंटा 15 मिनट, ज्यादा नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा 2.25 घंटे की तरह। और आपको जिस दिन ऐसा लगा नहीं सर बोर हो रहा है तो ठीक है 2.25 घंटे का 1.5 घंटा कर देंगे, समझ में आया क्या? बट आपको पता नहीं चलेगा 2.25 घंटे का रेगुलर टाइमिंग रहेगा, 2 hours 15 मिनट अपना CFM का, है ना। और अभी डेमो के लेक्चर्स के लिए 1-1 घंटे का टाइमिंग। लिखो बेटा। अच्छा 2-3 पेज छोड़ देना पहले, ये एक सिंगल साइड पहला पेज, ये सिंगल साइड दूसरा, तीसरा, एक काम करो 4 पेज छोड़ दो, 4 पेज छोड़ दो बेटा। अच्छा अपना टारगेट क्या है, ये एक चीज ध्यान रखना बेटा, 75+ तो आपका एक ग्रुप 1 आराम से क्लियर होगा। और जो बच्चा पास होने वाला है वो ये सोचेगा कि मैं मेरिट के लिए ट्राई करूं। मेरिट के लिए आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन चाहिए ना, तो उसमें एक काम जरूर आपका CFM कर देगा, आराम से आएगा, बरोबर है। मुझे मालूम है आप कुछ आजकल के बच्चे होशियार हो गए, सर हर क्लास में हर टीचर यही बोलता है, ठीक है मैं साबित करके बता दूंगा। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सारी चीजें एकदम कॉन्सेप्चुअली, है ना। ऐसा नहीं कि अपने आप एक सब्जेक्ट के अंदर में 2-2 फैकल्टी, एक सब्जेक्ट में एक ही फैकल्टी है, अकाउंटिंग FM CFM पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि बीच में अब ये 2 टॉपिक कोई और आके पढ़ा रहा है, ये टॉपिक कोई और आके पढ़ा रहा है, ये ऐसा अपने यहाँ पे नहीं होता है। सर ऐसा होता है क्या? हाँ काफी जगह पे होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसी को नहीं आते तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोई और आके पढ़ा देता है ना। ये बताना जरूरी है, मैं किसी दूसरे क्लास को डिफेम नहीं कर रहा हूं, बड़े बच्चों के साथ गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही टीचर के साथ उस सब्जेक्ट को पूरा खत्म करना जरूरी है, बरोबर है क्या? ये 4 पेज छोड़ देना सभी ने, 1 2 3 4। सर ये 4 पेज किस चीज के लिए? ये आपके इंडेक्स के लिए, है ना। इस सब्जेक्ट में कहां कहां पे कौन कौन सी चीजें जरूरी है, तो एग्जाम के एक रात पहले जो बच्चे फोन करते हैं ना मुझे कि सर कल क्या पढूं, तो उस समय ये 4 पेज आपको हेल्प करेंगे कि सर कल सुबह पेपर है तो आज रात को मैं क्या पढूं, सर एग्जाम को 2 दिन टाइम है तो मैं क्या पढूं, तो उस समय ये 4 पेजेस में आपको जवाब मिल जाएगा। 4 पेज ब्लैंक छोड़ दो और उसके बाद में लिखो बेटा आपका टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल अकाउंटिंग। जो आपने अब तक लिखा होगा, कुछ बच्चों ने पहले पढ़ा होगा ना, 1 पेज की जगह छोड़ देना है और आगे लिखना शुरू करना है, सारी चीजें फिर से, है ना। चलो स्टार्ट करेगा। हरे कृष्णा आ जाओ। FM में मैथ्स है, अरे मैथ्स कहीं नहीं है, अरे कैल्सी है ना, कैल्सी करेगा सारी चीजें। मैथ्स मतलब क्या अपने को डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स और मीन, मीडियन, मोड, LR क्या क्या आता है वो सब थोड़ी अपने को यहाँ पे हिसाब किताब यार। चलो लिखा बेटा सभी ने? लिखो इसके अंदर में सबसे पहला पार्ट, इस टॉपिक के अंदर में लिखो बेटा बेसिक्स लिख लो, ठीक है। अच्छा ये बेसिक्स पूरे सब्जेक्ट में काम आने वाला है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हर जगह पे जहां जहां जर्नल एंट्रीज आएगी, राइट। तो हम लोग अकाउंटिंग के बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, सब लोग साथ में है क्या, है ना। अच्छा थोड़ा सा 2 वे कम्युनिकेशन रखना, जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं 2 दिन का डेमो, उनको 10-15 सेकंड का डिले मिलेगा, जो फेस टू फेस देख रहे हो रियल टाइम पे आप लोग जवाब दोगे। अकाउंटिंग का मतलब फटाफट से कौन बच्चा ट्राई करेगा बताओ तो। अच्छा गलत हुआ चलेगा, किसी बच्चे को फांसी की सजा नहीं है, किसी बच्चे को क्लास में गाली नहीं पड़ेगी अगर गलत जवाब हुआ तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो आप लोग बोलना शुरू करो, जितना ज्यादा बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। आपने पैसे दिए ना तो बोलो, आपने अगर आपके टीचर से जिस दिन बात नहीं किया तो वो दिन आपका एज गुड एज वेस्ट हो गया, समझ लो। ये सुनो, हाँ बोल बेटा। अकाउंटिंग का मतलब आसान भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, बोल मुन्ना। वेरी गुड। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो बच्चे पहले थे उन्होंने जवाब नहीं देना है, और कोई लेमन्स लैंग्वेज में बोल बेटा। अकाउंटिंग यानी क्या? तेरे पास एक छोटा बच्चा आया, बोला दीदी दीदी मुझे अकाउंटिंग का मतलब बताओ, क्या बोलेगी तू उसको? ऐसा बोलेगी अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, थूक के जाएगा वो तब के तब, है ना। बोलेगा कुछ भी बात कर रहे। छोटे बच्चे के हिसाब से अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखना, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं फटाफट से बताओ? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस व्यवहार, है ना, जहां पे पैसा या पैसे की कीमत में या तो बिजनेस में कुछ आ रहा है या तो बिजनेस से कुछ जा रहा है ना, या तो आ भी रहा है जा भी रहा है, दोनों एक साथ हो रहे, या तो सिर्फ आ रहा है। ऐसा कब होता है सिर्फ आ रहा है? मैंने किसी बैंक से लोन लिया, मेरे पास पैसे आ गए, मैंने बदले में अभी कुछ दिया बैंक को, नो, सिर्फ आ गया ना, तो ये भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है।
मैंने किसी पार्टी को उधारी में माल बेचा, ये कस्टमर आए मेरे पास, ये बोले मुझे रिमोट दे दो, मैं बोला ठीक है ये लो, बोले अभी पैसे नहीं, पैसे मैं 2 महीने बाद दूंगा, बोला ठीक है लेके जाओ। अब यहाँ पे मैंने उसको दे दिया मनी और मनीज वर्थ में, आउटफ्लो हो गया क्या? यस। बट अभी पैसा आया मेरे पास? नो, सिर्फ आउटफ्लो हुआ। या कभी कभी क्या होगा, सिर्फ इनफ्लो होगा, या कभी कभी क्या होगा, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होगा। या इसको मैंने माल दे दिया और इससे पैसे ले लिए, आउटफ्लो भी हो गया मनी और मनीज वर्थ में रिमोट, और पैसे भी आ गए, यस और नो, आउटफ्लो भी हुआ इनफ्लो भी हुआ। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, मनी और मनीज वर्थ में या तो इनफ्लो हुआ या तो आउटफ्लो हुआ या तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों हुआ। इन तीनों में से मुन्ना, इन तीनों में से कोई एक भी चीज अगर होती है तो हम लोग उस सिनारियो को क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उस सिनारियो को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, व्यवहार। व्यवहार मतलब क्या होता है, जहां पे मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है। इफ देयर इज एन एक्सचेंज इन मनी और मनीज वर्थ ऑन ईदर साइड, या तो आ रहा है या तो जा रहा है, या तो आ भी रहा है या तो जा भी रहा है, बिटवीन टू पार्टीज और बिटवीन टू पर्सन, तो सिनारियो को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसकी क्या आरती उतारनी है क्या हम लोगों को? नो, उसकी अकाउंटिंग करनी है। अच्छा, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है उसकी अकाउंटिंग भी नहीं होगी। आपका किसी कंपनी में जॉब लगा, आपको ऑफर लेटर मिला, तो बताओ क्या वो कंपनी इस इवेंट की अकाउंटिंग करेगी क्या? नो। डायरेक्टर का उसकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है, डायरेक्टर का उसकी सेक्रेटरी के साथ, बाप रे सिचुएशनल भाई साहब। कौन है वो सेक्रेटरी बताओ? विशिष्टा? कौन बच्चा बोला? गंदे बच्चे एकदम। थैंक गॉड ये अफेयर वाली बातें रिकॉर्ड नहीं होती, वरना तेरी बैलेंस शीट कितनी गंदी दिखती। क्या बोल रहे थे तेरे को? सर क्या 10:30, 9:30, 10:30, 10:45 आपका है ना? चिराग के चिराग क्या बोल रहे हैं अभी? और यार चिराग सर की तबीयत खराब है यार। हाँ वो लोनावला गया और शरीर पे लाल लाल दाग हो गए। पहले 1-2 जगह पे मुझे यहाँ पे लाल लाल दिखा, मतलब मधु मधु, बोले क्या मधु मधु कर रहा है, बोले जब से पूरे शरीर पे, मतलब पूरे शरीर पे मधु। फिर उसने दिखाया ऐसे ऐसे, मतलब और दिखा और दिखा और दिखा। तो वो कल वीडियो कॉल नहीं हुआ था, ऊपर ये चिराग की ऑफिस में बैठे थे, तो मैं बोला इस दाग में कितने जेन्युइन है और कितने फर्जी है, बता दे मेरे को तू। नहीं तो पता चला क्या है कि कुछ एक्चुअल में जो होते हैं ना लव बाइट वगैरह के, पहले तो मुझे ऐसे ही लगा सर, कल जब वो गले पे दिखा रहा था तो पूरी बॉडी पे हो गया। और कल जब उसने विकास से गालियां खाई तब कहा जाके वो हॉस्पिटल गया, नहीं तो नहीं नहीं मैं ऐसा चद्दर ओढ़ के लेटा था, मतलब क्यों रे हाथ सरका है, ऐसे हाथ सरका तो इधर डाग इधर डाग इधर डाग। फिर क्या जो गालियां पड़ी ना, फिर बोले नहीं मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। बोले हाँ मुहूर्त निकालने का अभी हॉस्पिटल जाने के लिए, तो गया था ना कल वो। एविल खा लिया है बोले मैंने, बोला हाँ तू आधे डॉक्टर घर पे हो गए, बुखार हो गया, क्रोसिन खा लो, डाग हो गए, एविल खा लो, और क्या क्या घर पे खा लेते, और वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा हो गए थे, बहुत ज्यादा। मैं उसको क्या बोला, भाई तू कल के दिन छुट्टी ले ले, बट नहीं बोले डेमो है, बोले भैया मेरे को आना जरूरी है। आएगा आज, कैसा है अभी उसका? ठीक है निपटाओ सर। या नहीं यार बहुत ज्यादा हो गया अचानक, वो शायद लोनावला में ही कहीं कुछ एलर्जी वगैरह होगी रहेगी, वो पोलन ग्रेन्स आके लग जाते ना इधर उधर। बोला कौन से पोलन लगा दिया। आ जाओ। सो अकाउंटिंग का मतलब आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, बट किसका हिसाब किताब रखना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, यस और नो। सो देखो इन लेमेंस लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, टेक्निकल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, ऐसा आप लिख लो फटाफट से। अच्छा मैं है ना बस ये एक ही डायरेक्शन में नोट्स लिखूंगा पूरी, देखो ऐसे ऐसे ऊपर 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 ऊपर, तो आपके रजिस्टर में आपको समझ में आ जाएगा आपको लिखना कैसे। मैं ना लास्ट बैच में मैंने क्या किया था, मैं ऐसे ऐसे लिखता था, साइड में भी लिखता था, तो बच्चों को गेस नहीं होता था कि सर अब हमने हमारे रजिस्टर में कैसे लिखना है। तो इस बैच के अंदर में बच्चों से सजेशन फीडबैक आया था, मुझे अच्छा लगा, तो इस बैच में हम लोग सिर्फ वर्टिकल लिखेंगे बस ऐसे, तो आपको भी आपके रजिस्टर के पेज में अंदाज आ जाएगा कि कैसे लिखना है। तो लिखो बेटा, इन लेमेंस लैंग्वेज हर एक बच्चे ने लिखना है, जिसके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है उसने भी लिखना है ना, आसान भाषा में
अकाउंटिंग का मतलब होता है टू रिकॉर्ड फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो बच्चों ने बचपन में अकाउंटिंग पढ़ा वो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर टू रिकॉर्ड फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब बुक कीपिंग की बात चल रही है क्या, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, लेमन्स लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, आसान भाषा में। अभी हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं क्या? अभी तक मैंने आपको बताया बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं, बस एकदम लेमन्स लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। किसी को अगर चाहिए तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, हिंदी में नहीं लिखा तो भी चलेगा, हिसाब किताब रखना, है ना। सारी चीजें प्लीज लिख लेना, आप आपकी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, राइट। किसका हिसाब किताब रखना है बेटा? ऑफ आप भी मेरी तरह ही लिखोगे सारी चीजें, ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है ना, मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं, आप सुनोगे और लिखोगे, राइट। मेरे भी दो काम एक साथ हो रहे हैं ना, आपके भी दो काम एक साथ होने चाहिए, आप सुनोगे भी और लिखोगे भी। ऐसा मत करना पहले सुन लेता हूं और बाद में फिर मैं लिखना शुरू करता हूं, तो फिर आप पीछे रह जाओगे, है ना। किसका हिसाब किताब रखना है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर पूरी हो जाती है, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर पूरी हो जाती है तो हम लोग उस सिनारियो को क्या बोलेंगे? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। कौन सी तीन कंडीशन बेटा? कंडीशन नंबर 1, इफ इन मनी और मनीज वर्थ, पैसा या पैसे की कीमत में। सर मनीज वर्थ मतलब, अब जैसे मुझे किसी पार्टी को 5,000 रुपीज देना था, मैंने 5,000 तो मेरे पास नहीं थे कैश, मैंने उसकी जगह 5,000 की ये चीज दे दी, या 5,000 का कोई एक कंपनी का शेयर दे दिया, या 5,000 की वैल्यू का गोल्ड दे दिया, चलेगा ना। मुझे मैडम को 5,000 देने हैं, ये बोले सर अभी के भी 5,000 दो, मतलब 5,000 तो नहीं है, ये ले अंगूठी लेके चले जा, चलेगा कि नहीं? ये भी तो है मनी और मनीज वर्थ। तो मनी और मनीज वर्थ में, मनी और मनीज वर्थ में या तो इनफ्लो हो रहा है, या फिर मनी और मनीज वर्थ में या तो आउटफ्लो हो रहा है, या फिर मनी और मनीज वर्थ में इनफ्लो भी हुआ एंड आउटफ्लो भी हुआ, दोनों भी हो रहा है। इन तीनों में से, यस बेटा गुड मॉर्निंग, इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हम लोग उस सिनारियो को क्या बोलेंगे प्यार से? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ऐसा लिखो, देखो, इफ एनी ऑफ द above condition is fulfilled, then उस सिनारियो को क्या बोलेंगे? कॉल्ड एज फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। बरोबर है? तो किसी डायरेक्टर की डेथ हो गई, दो डायरेक्टर के बीच में झगड़ा चल रहा है ना, डायरेक्टर्स पर्सनल पर्पस के लिए कहीं गया, ये सब मेरे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। इसलिए बचपन में आपने देखा होगा लव, बर्थ, डेथ, वॉर, अफेक्शन, इन सारी चीजों का अकाउंटिंग नहीं होता है, और यही हमारे अकाउंटिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। रतन टाटा साहब अभी रिटायर्ड हो गए टाटा ग्रुप से, यस और नो? तो इसका बिजनेस पे इंपैक्ट हुआ है क्या? यस, बट क्या इसकी अकाउंटिंग हो सकती है क्या? नो। रीजन, ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। रीजन, इसे मनी और मनीज वर्थ में मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी अकाउंटिंग नहीं होती है, यस और नो? और इन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना पड़ता है? लिखो ऐसे, नीड टू बी, बोलो, नीड टू बी रिकॉर्डेड। कहां पे रिकॉर्ड करना है? लिखो ऐसे, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये सारी चीजें हम लोगों को रिकॉर्ड करनी होगी, कहां पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब रिकॉर्डिंग की अगर बात आती है तो रिकॉर्डिंग तो आपने भी किया है बचपन से, देखो रिकॉर्डिंग आप भी करते थे, आपको आपके पापा से पॉकेट मनी मिलती थी, आप पॉकेट मनी का हिसाब किताब लगते थे ना, पापा ने पॉकेट मनी दी 2,000 रुपीज, आप डायरी में मेंटेन करते थे, डायरी में लिखते थे 2,000 आ गए, फिर आपने एक्सपेंस करना शुरू किया,
बचपन में आप सारे एक्सपेंसेस लिख देते उसमें एज इट इज, बट जैसे जैसे आप बड़े हो गए आप सारे खर्चे लिखना नहीं शुरू किए, फिर आप ऐसे खर्चे जो पापा को नहीं बताने आप वहां पे लिखते थे, मिसलेनियस एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, है ना, दोस्त के साथ टी कॉफी लिया, कुछ और ही लिया होगा बट आप लिखते थे ना, तो वो भी रिकॉर्डिंग ही है। बट यहाँ पे हम लोगों को वैसी रिकॉर्डिंग नहीं करना है, वो अनसिस्टमेटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग है। आपकी मम्मा भी घर पे रिकॉर्ड करती है, पापा से पैसे आने के बाद उसमें से ग्रोसरी लिया, साग भाजी ये सब खरीदते हैं, तो उसका भी मम्मा भी हिसाब किताब रखती है, मम्मा भी प्लानिंग करती है अगले महीने में क्या क्या खर्चे आने वाले हैं, दिवाली के समय मम्मा भी बजट बनाती है। तो अकाउंटिंग तो घर पे आपकी मम्मा भी कर रही है, आप भी बचपन में करते थे, वो सब्जी वाला भी अकाउंटिंग करता है। कैसे अकाउंटिंग करता है देखो, मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ, आप उससे उधारी में सब्जी खरीदो, 15-20 दिन बाद आपको बोल देगा भैया आपसे पैसा लेना है। अगर आपने उधारी में सब्जी खरीदा है, क्या उसने याद करके रखा था या कहीं लिख के रखा था? लिख के रखा था, मतलब उसने भी अकाउंटिंग किया है। बट ये सारी अकाउंटिंग अनसिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग है। हम लोगों को यहां पे जो अकाउंटिंग पढ़ना है वो कैसी है? सिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग। सो हम लोगों को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, बट कैसे? टू रिकॉर्ड, लिखो, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बट कैसे? इन अ सिस्टमेटिक वे। सर सिस्टमेटिक वे का मतलब क्या होता है? यूजिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है बताता हूं। साग भाजी वाला आपने भी पॉकेट मनी की अकाउंटिंग की है, बट वो सारी अनसिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग है। हम लोगों को इस बार सिस्टमेटिक वे में अकाउंटिंग करना है, जो एक बिजनेसमैन करता है, जो एक कंपनी करती है, जो एक एनपीओ करता है, जो एक पार्टनरशिप फर्म करती है। यस और नो? हर कोई अकाउंटिंग तो सेम तरीके से करेगा, हाँ सबके प्रेजेंटेशन अलग अलग है। जैसे सोल प्रोप्राइटरी फर्म का फिनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन अलग है, बचपन में आपने किया था, अगर कॉमर्स होगा तो ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। एनपीओ का फिनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन अलग है, ये भी आपने किया होगा अगर कॉमर्स होगा तो, रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। पार्टनरशिप फर्म का अलग है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रेडिंग पी एंड एल, बैलेंस शीट। कंपनी का अलग है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं, पी एंड एल अकाउंट भी बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं। यस और नो? मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यस और नो? बट सबकी अकाउंटिंग करने का तरीका, एंट्रीज पास करने का तरीका, एंट्री मारने का तरीका एक ही है। डेबिट क्रेडिट के रूल्स जो है, चाहे एनपीओ हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, सोल प्रोप्राइटरी फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे इंडिया के बाहर की हो, यूएस में भी सेम तरीके से अकाउंटिंग होती है, यूके में भी सेम तरीके से अकाउंटिंग होती है। मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, मैं फिनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूं। फिनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन हर जगह पे अलग अलग है। अगर वही इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी या बैंकिंग कंपनी है तो उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरीके से बनेंगे, इंश्योरेंस कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरीके से बनेंगे। इंश्योरेंस कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते बताओ? एज पर इरडा गाइडलाइंस, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। बैंकिंग कंपनी के कैसे बनते हैं? एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से, कंपनी के कंपनीज एक्ट के हिसाब से, एनपीओ के अलग तरीके से अपने बचपन में बनाए हैं, राइट? सिंपल सा फॉर्मेट है उसका, तो सबसे आसान है, रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर। सोल प्रोप्राइटरी के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट है ही नहीं, बस जो अकाउंटिंग के आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, गैप, GAAP, उसके हिसाब से बना लो। यस और नो? ये बात समझ में आ रही है क्या? तो बट हर जगह पे रूल्स जो है ना डेबिट क्रेडिट के वो सेम रहेंगे। मैं फिनेंशियल स्टेटमेंट की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं। जो बच्चा सोच रहा होगा सर फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, बेटा जो आपका CS एग्जीक्यूटिव का आखिरी में एक डॉक्यूमेंट पे आने वाला है ना रिजल्ट, बस वैसे ही हर बिजनेस का हर अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग में जो रिजल्ट आता है बस वो फिनेंशियल स्टेटमेंट है। अभी के लिए बस उतना ही ध्यान रखो। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? बस रिकॉर्ड कैसे करना है। सर क्या रिकॉर्ड करना है? व्यवहार। कहां पे रिकॉर्ड करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट में। सर क्यों रिकॉर्ड करना है? क्योंकि लाखों ट्रांजेक्शन याद करके नहीं रख सकते। क्यों करते हैं अकाउंटिंग बताओ तो मुझे फटाफट से। वाई और नीड ऑफ अकाउंटिंग, फटाफट से जवाब दो, एक 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 एक। शौक आ रहा है क्या? कोई हॉबी है? आज अकाउंटिंग कर लेते, आज बैडमिंटन खेल लेते, आज क्रिकेट खेल लेते,
हॉबी नहीं है, वजह है ना क्यों करते हैं। यस, वेरी गुड, टू नो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, टू नो द अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, धंधे में इतने सारे व्यवहार होते हैं, साल भर आपने अकाउंटिंग किया, उसके बाद बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। यस मैम, हाँ बिल्कुल। सो बिजनेस के अंदर में इतने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बेटा प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो तो समझना पड़ेगा ना साल के आखिरी में। जो पता चला धंधा करते जा रहे हैं, पता ही नहीं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो कैसे समझेगा, अकाउंटिंग की मदद से। और बताओ किससे कितना लेना है। जैसे मैंने मुस्कान मैम को पैसे दे करके रखे थे, अभी अचानक ध्यान में आया, मैम को 15,000 रुपए दिए थे, हो गया 1 साल हो गया, याद ही नहीं है। कोई अगर मैंने लिखा रहता था तो ऐसे मना कर सकती थी क्या। मेरे पास अगर लिखा रहता था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इनसे साइन करके लिया, वाउचर बना करके रखा और अकाउंटिंग करके रखा, तो ये मना कर सकती थी क्या। देखो मना कर दिया, एक पैसा भी नहीं है, डूब गए मेरे 15,000 रुपए। वही अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन किए रहते तो मुझे पता रहता किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। यस और नो, तो लिखो टू नो द अमाउंट रिसीवेबल, रिसीवेबल लेना बाकी, टू नो द अमाउंट पेएबल, पेएबल देना बाकी। याद थोड़ी रहेगा, लिख के रखना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। उसके बाद टू नो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो द फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस की औकात, बिजनेस में कितनी एसेट्स है, एसेट्स संपत्ति प्रॉपर्टी है ना। टू नो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में कितनी एसेट्स है, बिजनेस में कितनी लाइबिलिटीज है, ये सब जानने के लिए। तो फिनेंशियल पोजीशन कैसे जानते हैं, बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना है, क्या होती है बैलेंस शीट आगे जब बनाएंगे तब देखेंगे। प्रॉफिट लॉस कैसे समझ में आता है, बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट। सर इनकम स्टेटमेंट, बचपन में आप लोग इसको ट्रेडिंग P&L अकाउंट बोलते थे, अब हम लोग बड़े हो गए, अब हम लोग इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, किसके बनाने हैं, कंपनी के। हम लोग सोल प्रोप्राइटरी फर्म के फिनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, नो। पार्टनरशिप फर्म के बना रहे हैं, नो। एनपीओ के बना रहे हैं, नो। हम लोग किसके बना रहे हैं बेटा, कंपनीज के। उसके बाद फॉर डिसीजन मेकिंग लिख लो, फॉर डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में सैकड़ों डिसीजंस लेते हैं और डिसीजंस लेने के लिए आप लोगों को चाहिए इंफॉर्मेशन। बगैर इंफॉर्मेशन के कोई भी इंसान डिसीजन नहीं ले सकता है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। और बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड करेगा, कोई राह चलता बाबा बताने वाला है क्या, नो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको बताएंगे आपकी कौन सी ब्रांच फायदे में है, कौन सी ब्रांच लॉस में, कहाँ आपको कितनी इनकम है, आपका मैनेजर इफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको सब कहां से समझ में आएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट से। और उस इंफॉर्मेशन के भरोसे आप डिसीजन लोगे, बिजनेस एक्सपांड करना या नहीं करना, मैनेजर को रखना नहीं रखना, मैनेजर की सैलरी बढ़ाना नहीं बढ़ाना, कोई नया प्रोडक्ट और लेके आना नहीं लेके आना, मशीनरी सेमी ऑटोमेटिक रखना है, ऑटोमेटिक रखना है कि वो काम ही आउटसोर्स कर देना है, मशीन की झंझट ही नहीं। समझ में आई क्या बात सभी को। इसीलिए देखो सैमसंग ने अपने काफी सारे डिसीजंस लिए। सैमसंग क्या करता है, अपना टीवी चाइना से बनवा लेता है, उसके ऊपर बस अपना लोगो लगाता है, स्टिकर लगाता है और वो बेचता है। तो सैमसंग भी चाइना में बन रहा है, फिर उसके बाद जो छोटे मोटे टीवी आते हैं सस्ते ब्रांड वाले वो भी चाइना में बनते हैं। बस सैमसंग बता देता है कि ये मटेरियल यूज करना है, ये स्पेसिफिकेशन का मटेरियल यूज करना है। मेरा टीवी 50,000 का भी गया है तो भी चलेगा, ब्रांड है। कोई सस्ते ब्रांड वाला बता देता है ये मटेरियल यूज करना है, मुझे टीवी 15,000 रुपए तक का ही चाहिए। उतना ही बड़ा टीवी जो सैमसंग का 50 का है वो 15 का है, सब बन एक ही जगह रहा है। उन्होंने सारा काम आउटसोर्स कर दिया, क्योंकि इतनी सारी मशीनरी मेंटेन करना, मशीनरी का डिप्रिसिएशन है, लेबर है, लेबर की स्ट्राइक है, उनके नखरे है, फिर उसके बाद में इंडिया के अंदर में लेबर लॉ भी काफी स्ट्रिक्ट है। तो इसीलिए क्या करो कि भैया काम आउटसोर्स कर दो, वहां से टीवी आ जाएगी या पार्ट आ जाएंगे, इंडिया में असेंबल करो और बेच दो। अभी चिराग सर ने जो BMW का बाइक लिया,
वो बाइक बनता असेंबल इंडिया में होता है, उसके पार्ट जर्मन से आते हैं, यस और नो। इसलिए वो बाइक कितने में क्या हो गया, 5.5-6 लाख रुपए का बाइक आ गया। बट वही एक बाइक है जिसमें वो क्रूज बाइक है, पूरा वो मोपेड एक्टिवा टाइप BMW का, वो 15 लाख का है। वो इंडिया में असेंबल ही नहीं होता है, एज इट इज जर्मन से पूरा बन के आता है, यस और नो। तो ये डिसीजंस है कि पूरे यहीं पे मैन्युफैक्चर करना है, कि हम लोग पार्ट बुला करके असेंबल करना है, कि पूरा बना बनाया प्रोडक्ट लेके आना है। तो ये डिसीजन हमें कैसे समझ में आएंगे, जब 1 साल धंधा करोगे, अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग के भरोसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस इंफॉर्मेशन के भरोसे आप डिसीजन लोगे। आसान भाषा में आपको अगर बोला आपके मम्मा पापा ने कि शादी करना है, तो लड़का या लड़की जो भी आपको दिखाएंगे आप डायरेक्टली हाँ कर दोगे या पहले इंफॉर्मेशन निकालोगे उसके, इंफॉर्मेशन निकालने के बाद आप क्या लोगे, डिसीजन, यस और नो। तो वो डिसीजन आपने किस भरोसे लिया, इंफॉर्मेशन के भरोसे। बिजनेस के डिसीजन कौन सी इंफॉर्मेशन के भरोसे लेंगे, बिजनेस की इंफॉर्मेशन के भरोसे। बिजनेस की इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, अकाउंटिंग से। कुछ बात समझ में आई सभी को। उसके बाद आगे और लिखो, आप सभी लोग जानते हो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कोई भी लैंग्वेज अगर आपको समझना है तो उसकी बेसिक टर्म्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। बगैर बेसिक टर्म्स के कोई लैंग्वेज आप सीख सकते हो क्या? देखो अभी तक आपको क्या पता चला, अकाउंटिंग का आसान भाषा में मतलब पता चला, टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। फिर आपको यह पता चला कि अकाउंटिंग किसकी करते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी क्या, मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड एक्सचेंज हो रहा है तो उस सिनारियो को क्या बोलेंगे, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद आपको यह पता चला अकाउंटिंग क्यों करते हैं, नीड, यस और नो, to record financial transaction in a systematic way, to know the financial position, to know the income expense, to know the profit or loss, to know the amount receivable, to know the amount payable for decision making। अब हम लोग एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स देखना जरूरी है ना। ये बेसिक टर्म्स आपको हर जगह आने वाली है। मैंने अभी तक एक्चुअल में अकाउंटिंग कैसे करते स्टार्ट किया है क्या, नो। डेबिट क्रेडिट के रूल्स बताए क्या, नो। डेबिट क्रेडिट होता क्या है वो भी बताया क्या, नो। वो कहां से पैदा हुआ, क्यों आया, एक थोड़ी बहुत हिस्ट्री 10-15 मिनट की देख लेंगे। अगर आपको हिस्ट्री पता रही तो आप उसके साथ अच्छे से डील कर सकते हो, राइट। बट पहले बेसिक टर्म समझ लो। कोई भी लैंग्वेज समझना है तो बेसिक टर्म्स बहुत जरूरी है। पहली मेरी फेवरेट है एसेट। फटाफट से जवाब दो, बोलो एसेट यानी क्या, हाँ बरोबर है, प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। टेंजिबल इंटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल अदृश्य, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इनविजिबल, मिस्टर इंडिया। जैसे गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, है ना। किस बिजनेस का गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क है नाम। जैसे पार्ले जी का भी है, आपने देखा होगा ना, काफी सारे बिजनेस के प्रोडक्ट के ऊपर TM लिखा रहता है, ऐसा सर्कल में CR लिखा रहता है, तो मतलब वो कॉपीराइट है उसका, यस और नो। जैसे कि नहीं, मान लो अपना क्या नाम है इसका, करण जौहर ना, उसने कोई मूवी बनाई। अब वो उसने मूवी बना ली, तो अब अगर किसी दूसरे इंसान को मूवी पब्लिश करना है तो उसे करण जौहर के पास जाके उस मूवी को कॉपी करके उसे सेल करने का राइट लेना होगा। तो करण जौहर क्या बोलेगा, इस मूवी का कॉपीराइट मैं तुझे कॉपी करने का राइट दे रहा हूं 1000 करोड़ में। तो कॉपीराइट सेल होता है क्या, कॉपीराइट में कोई माल बेच रहा है क्या, वो नो। सॉफ्ट कॉपी है ना मूवी, यानी इंटेंजिबल है, ये सुनो। नहीं सर वो जिस पेनड्राइव में रहेगी, अरे पेनड्राइव की अमाउंट काफी छोटी है, 1000 करोड़ के मुकाबले वो 300 रुपए का पेनड्राइव है, तो वहां पे डोमिनेंट क्या है, मूवी, जो कि क्या है, इंटेंजिबल। उसका क्या बेचा है उसने, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट है, गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट राइट है, पेटेंट है। आपने कोई नया प्रोडक्ट बना लिया है ना, जैसे पीठ पे खुजली करने के लिए हाथ जाते हैं क्या किसी इंसान के, आपने कोई तो ऐसा आर्टिफिशियल हाथ बनाया जो आज तक किसी ने नहीं बनाया, और उससे आप आराम से इधर उधर खुजा सकते हो। तो हो गया, आपने उसका क्या ले लिया, पेटेंट ले लिया उस प्रोडक्ट का। अब वो प्रोडक्ट जहां भी बनेगा, उस डिजाइन का प्रोडक्ट जहां भी बनेगा, तो आपको पैसा मिलेगा क्या उसका। किसी को अगर उस डिजाइन का प्रोडक्ट बनाना है तो आपसे पेटेंट लेना होगा क्या, यस और नो। कुछ बात समझ में आ रही है क्या। तो ये सारी चीजें, ये सब इंटेंजिबल असेट है, इसकी वैल्यू है, यस। क्या ये असेट में बेचता हूं या खरीदता हूं तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड एक्सचेंज हो रहा है, यस। क्या हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं क्या, यस। और बताओ बेटा असेट का मतलब, या लिखो, ऐसा लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस क्यों लिखा, बेटा हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। एक बच्चे ने बोला, अदिति ने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर।
जी हाँ बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट पैदा होती है, बट ये बच्चों को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पता नहीं है, तो हम लोग बेसिक टर्म्स में आगे देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। आ जाओ, एसेट के कुछ एग्जाम्पल लिखो। लिखो बेटा, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कॉपीराइट, पेटेंट राइट। हैंडराइटिंग मेरी तरह गंदी मत निकालना, अच्छी सुंदर निकालना बेटा। गुडविल। आपकी नोट्स जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी ना, उतना आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। आपकी नोट्स जितनी ज़्यादा गंदी रहेगी, उतना आपका सब्जेक्ट से इंटरेस्ट निकलते जाएगा। सब्जेक्ट से इंटरेस्ट निकल गया, सब्जेक्ट में स्कोर कम, स्कोर कम, ग्रुप 1 फेल, ग्रुप 1 फेल, एग्जीक्यूटिव क्लियर ही नहीं होगा कभी। आपका मेन बिजनेस क्या है? अरे मैं डरा नहीं रहा हूं, आपका मेन बिजनेस पढ़ाई है ना अभी। हाँ, तो उसको शिद्दत से करो। जो काम जिस समय कर रहे हो शिद्दत से करो, जो भी आप कर रहे हो। कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल, ट्रेडमार्क भी लिख लो, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, एंड ऑफ थिंग, कैपेसिटी, डन। ये सब क्या है? एसेट्स के एग्जाम्पल है। एक थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन लिखवा के दे दो क्या? लिख लो, ऐसा समझ में आ जाएगा सभी को। रिसोर्सेस, एसेट यानी क्या है? रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या बोला मैंने? रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कॉल्ड एज एसेट्स। ऐसे रिसोर्सेस जिसका धंधे को फ्यूचर में भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। बरोबर है? थैंक यू भाई। डन। उन सारे रिसोर्सेस को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? एसेट। सर जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा, 10,000 रुपीज पे किए और ये फर्नीचर खरीद लिया, क्या मुझे इसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा क्या? यस। जा, फर्नीचर तो एसेट है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? हर वो रिसोर्स जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा, उस रिसोर्सेज को प्यार से मैं क्या बोलने वाला हूं? एसेट। सब लोग प्लीज ध्यान देना, कुछ बच्चे ना सुबह सुबह ख्यालों में खो जाते इधर उधर, तो वैसा करना मत। अभी से सब दिन में सपने देखना शुरू कर देते, मैं हीरो और वो हीरोइन, है ना, या फिर मैं हीरोइन वो हीरो। समझ में आ रहा है क्या? तो प्लीज वैसा मत करो। मुझे समझ में आ जाता है कौन बच्चा सपनों में, ख्यालों में, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं वो सारी लाइफ जी चुका हूं, मुझे पता है उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो हाथ पे डेली एक डॉट बना के लेके आया करो, आपको याद दिलाएगा कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो रोज सुबह उठ के। आप आपकी कीमती समय को, कीमती नींद को सेक्रीफाइस करके आ रहे हो ना यहाँ पे, तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आप सब लोग याद रखना आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो, वरना बच्चे यहाँ पे क्लास में आकर के मन में कुछ और ही सोचते, तो वैसा मत करना। आपको पता नहीं चलेगा, 3-4 महीने निकल जाएंगे। कोविड के 3 साल पता चले गया, तो ये 3 महीने पता चलेगा क्या? तो पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और अगर लेक्चर मिस हो गया, कोई चीज नहीं समझ में आई, तो आगे वो शेयर कैपिटल में एंट्रीज है, ये एंट्रीज अभी नहीं समझ में आई तो डिबेंचर टॉपिक में तकलीफ आ सकती है। डोंट वरी, मैं तकलीफ आने नहीं दूंगा, मैं वापस सारी चीजें बताऊंगा। समझ में आया क्या? सारी चीजें वापस बता दूंगा। मैं बदनाम हूं इस चीज के लिए कि सर एक चीज बार बार रिपीट करते हैं, बट वो शायद कुछ बच्चों के लिए वो अच्छी बात है। जो बच्चों का कभी मिस हो गया, ध्यान छूट गया, रिवीजन करना है, तो क्लास में ही रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। समझ में आया क्या? बट ध्यान दो प्लीज क्लास के अंदर में, है ना। उसके बाद लिखो दूसरी एक और टर्म, लाइबिलिटीज। फटाफट से लिखो। टोटल में 10 टर्म्स आपको पढ़ाऊंगा। वो 10 टर्म्स जो बेसिक टर्म्स है ना, वो अच्छे से समझ में आ गई तो गुड टू गो, हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी और है 10-15 टर्म्स और है, बट वो साथों साथ बताऊंगा आपको सिलेबस के, है ना। पहले 2 टॉपिक के अंदर में कवर हो जाएगा, बट एटलीस्ट अभी अकाउंटिंग स्टार्ट करने के लिए इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट है। लिखो बेटा, लाइबिलिटीज यानी क्या, फटाफट से बताओ। ये लिखा सभी ने? हाँ बोलो। लाइबिलिटीज, लोन टेकन, लोन टेकन फॉर बिजनेस, एक्सपेंस पेएबल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो। ऑब्लिगेशन, बिल्कुल सही है। बिल्स पेएबल, बिल्कुल सही है। जितने बच्चों ने जवाब दिया सबने सही दिया, है ना।
तो लाइबिलिटीज आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस. लिखो, लाइबिलिटीज आर द, लिखो बेटा, आर द फिनेंशियल. हम लोग ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, बताओ तो. आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस का सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक है, तो इसको हल्के मत लेना. तो बच्चे बोल रहे होंगे अभी तो बेसिक ही चल रहा है, ध्यान देने का काम नहीं है. ये आपका पहले नंबर का टॉपिक है, और इस टॉपिक के भरोसे आगे के 4 टॉपिक है. हाँ, तो आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस. मैंने फिनेंशियल ऑब्लिगेशन की बात करी, राइट, सोशल ऑब्लिगेशन की नहीं. काफी लोग सोशल ऑब्लिगेशन तोड़ देते हैं, बोलते हैं हरीश अपन कल शाम में बाहर पार्टी करने के लिए जाने वाले हैं, और फिर रीजन दे दिया अभी अगले दिन बैच शुरू हो रहा है, बहुत प्रेशर है, तो आज पार्टी करने नहीं जाते. ये कौन सी ऑब्लिगेशन थी उसकी? सोशल. क्या इसकी अकाउंटिंग होगी क्या? नो. एक्चुअल में कल बात हुई थी कि हरीश यार अब देख, मैंने उसको क्या बोला, 3 साढ़े 3 महीने अपनी कोई छुट्टी उट्टी नहीं हो पाएगी, तबियत खराब है तो बात अलग है, बाकी अदरवाइज छुट्टी नहीं रहेगी, कहीं जा नहीं पाएंगे, तो एक काम करते, कहीं चिल मारते, अपन जाके आते. फिर आपको पूछ लेंगे, अगर ठीक लग रहा होगा तो उसको बोलेंगे तू कवर करके बॉडी पूरी चल ले साथ में. तो पहले हाँ बोला, शाम में मना कर दिया. तो उसने जो पहले ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट किया था, कौन सी ऑब्लिगेशन थी? सोशल. हम लोग यहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन की अकाउंटिंग कर रहे हैं क्या? नो. मैं कौन सी ऑब्लिगेशन की बात कर रहा हूं? फिनेंशियल ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन ऐसी जिसको मैं मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकूं. बरोबर है. जैसे मैंने किसी बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, क्या ये मेरी फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है या सोशल? हाँ, जाओ मैं नहीं देता पैसा वापस, चलेगा क्या? नो, मेरी फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है. ऐसी ऑब्लिगेशन जिसको हम मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते. इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, ये सोशल ऑब्लिगेशन है. इधर उधर मूतना नहीं चाहिए, ये सोशल ऑब्लिगेशन है. बट अगर बैंक से पैसे लिए तो मुझे वापस करना पड़ेगा, ये फिनेंशियल ऑब्लिगेशन. भारत के तिरंगे का मान रखना चाहिए, सोशल ऑब्लिगेशन है. बट मैंने अगर किसी से पैसे उधार लिए तो मुझे वापस करना है, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन. आपने आपके मम्मी पापा के सपनों का ध्यान रखना चाहिए, आप जिस पर्पस के लिए यहाँ पे आए वो आपने पूरा करना है, ये आपकी कौन सी ऑब्लिगेशन है? सोशल, फैमिली. यस और नो. बट मैं कौन सी ऑब्लिगेशन की बात कर रहा हूं? फिनेंशियल ऑब्लिगेशन. सोशल ऑब्लिगेशन में भी अगर पेनल्टी रहती ना तो हर एक बच्चा मेरिट आ जाता था. फिनेंशियल ऑब्लिगेशन आपने पूरी नहीं किया तो पेनल्टी है, जेल है, आपको उठा के जेल में डाल देंगे. यस और नो. आपकी जायदाद नीलाम हो जाएगी. इसीलिए फिनेंशियल ऑब्लिगेशन इंसान पूरा कर लेता है, लेकिन सोशल ऑब्लिगेशन इंसान पूरा क्यों नहीं करता है? क्योंकि कोई पेनल्टी नहीं है. आपने पढ़ाई करना चाहिए, आपकी सोशल ऑब्लिगेशन है. पढ़ाई नहीं किया तो कोई पेनल्टी है क्या? माँ बाप थोड़ी बहुत गालियां मारेंगे, हम लोग नीचे देख लेंगे, और फिर क्या, अगला अटेम्प्ट. सीएस टफ कोर्स होता है मम्मा, आपको क्या मालूम? यस और नो. अच्छा, टफ कोर्स नहीं है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ. यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा है क्या जिसको बिलो 50% मार्क्स थे 10th 12th में? हर एक बच्चा फिर तो पढ़ सकता है. मेरे को बिलो 50% थे 10th में, 49.6. 11th 12th साइंस था, उसमें थे 57%, 57. मराठी मीडियम था. बट उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि बॉस दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे बोला था कि तू एक काम कर, दुकानदारी और खेती संभाल. हमारे यहाँ पे गाय बाड़ा भी है, मस्त एकदम जानवर बहुत है, भैंस है, गाय है, बैल है. बैल तो अब कोई यूज नहीं करता, ट्रैक्टर ही यूज करते हैं हर कोई. तो वो काम जब मैंने थोड़ा बहुत देखा तो बॉस उसमें बहुत मेहनत है, तब आगे पीछे से पसीना निकल जाता है. तो फिर तब मुझे समझ में आया कि इससे ज्यादा पढ़ाई आसान है. मेरा 12th तक पढ़ाई में ध्यान नहीं था, बट जब मुझे समझ में आया कि अगर पढ़ाई करना है, जैसे मेरे कजिन अंकल है, तो वो उस समय एमबीए और सीए सब उनका चल रहा था, तो उनका सीए क्लियर नहीं हुआ, बट उनका एमबीए वगैरह हो गया, उन्होंने एलएलबी कर लिया. तो मुझे दिखा कि यार उनको सब फैसिलिटी है. उनके लिए स्कूटी पेप लिया था, वो फर्स्ट लव स्कूटी पेप आती थी ना पहले, स्कूटी पेप लिया, उनको अकोला जाने मिला, उनके लिए ठंडी के लड्डू भी जाते थे यहाँ से बन के, सब फैसिलिटी थी. पढ़ाई करने वाले के लिए फैसिलिटी है. आपको भी बहुत सारी फैसिलिटी होगी घर पे. आपके पापा कहीं ना कहीं, मम्मी सैक्रिफाइस करके आपको दे देते होंगे सारी चीजें. पापा के पास लैपटॉप नहीं होगा, बट आपके लिए लैपटॉप है, सब चीज आपके लिए. तो मैंने देखा कि यार उनको बहुत फैसिलिटी है. पापा बोले तू भी पढ़ाई करता था तो तेरे को भी फैसिलिटी देती थी, बट तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, क्योंकि परसेंटेज बहुत कम थे. हाँ, बाकी सारी चीजों में बॉस नंबर 1 था, पर कोई काम नहीं छूटता था हमारे गांव का. मस्ती वस्ती बोलो, क्रिकेट खेलना, कंचे गिल्ली दांडू, सब 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 सारी चीजें. फिर जब मैंने सोचा कि यहाँ से बाहर जाना है तो ऑप्शन एक ही, पढ़ाई करना पड़ेगा. तो मैंने पापा को बोला कि मुझे सीए करना है, और जो गालियां पड़ी, बोले सीए की औकात नहीं है, बीकॉम करो पहले. उस समय हमारी इसमें क्या था, कहावत क्या थी, सीए करने वाला इंसान, जीन्स पहनने वाला आदमी धोती में आ जाता है बट सीए नहीं बनता है. उस समय कोई कोचिंग क्लासेस नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, कुछ भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं आया था.
तो उस समय ऐसा था कि बहुत टफ कोर्स है, तो मैं बोला ठीक है बीकॉम करता हूँ। बीकॉम फर्स्ट ईयर पापा ने बोला वहीं से कर। कहाँ से? होम टाउन से। तो एक्सटर्नल लिया क्योंकि इंग्लिश मीडियम कोई कॉलेज में था ही नहीं, मराठी मीडियम ही था बीकॉम में गांव में। तो एक्सटर्नल लिया फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम में, और मैं मराठी मीडियम वाले टीचर के यहाँ पढ़ने जाता था अकाउंट सब्जेक्ट, धन को, ऋण को, ताड़ेबंद, धन को डेटर, ऋण को क्रेडिटर्स, ऐसे कुछ तो भी था। तो वहाँ से फिर मुझे इंटरेस्ट आया, मतलब बस थोड़ा बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, यहाँ से बाहर जाने का एक ही रास्ता है गाँव से। फिर मुझे समझ में आया, और क्या था, पढ़ाई सबसे आसान था ना यार, सबसे आसान काम पढ़ाई था। फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया अच्छे नंबर से। फिर सेकंड ईयर के अंदर में इंग्लिश मीडियम अकोला डिस्ट्रिक्ट प्लेस, एकदम चकाचक, रेंजर साइकिल, ISO 9001 है ना, ऐसा वो लिखा हुआ रहता था ना उसके ऊपर में। और उसके बाद में फिर पापा को बोला बहुत सीए करना है मेरे को। पापा बोले हो जाएगा तेरे से, बोला हाँ ट्राई कर, क्योंकि पुणे आने के लिए सीए करना जरूर था। और मैंने सुना था पुणे आने शिक्षणाचे माहेर घर, और जिथे शिक्षण तिथे मी, क्योंकि दोस्ती यारी बहुत रहती है ना एजुकेशन में, तो वो चीज थी। इसलिए ना तुम सोच लो कि क्या है तो। और लड़कियों के लिए तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे ख्याल से यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं ना, कोई किचन में काम नहीं करने वाली, कोई है क्या ऐसा? हाँ काम करोगे, लेकिन आप आपकी इच्छा से करोगे, वो भी पैशन बोल के, कि मजबूरी बोल के करना है ना। तो थोड़ा सा अपने पास एक रास्ता है यार, तो इसको थोड़ा हम लोग यूज करते हैं अच्छे नंबर से। और मैंने तुमको बता दिया ना, पहले 3 सब्जेक्ट में कम भी नंबर आए तो भी अकाउंट में कितने आने चाहिए? 70। तो बचे हुए तीनों को भी अकाउंट क्या कर लेगा? संभाल लेगा। समझ में आया क्या? है ना। तो चलो यार, इतना क्या कि आज के छोटे से प्यारे से 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। चलो क्या इनको सच बोला है भाई, और ये अच्छा स्कोर कर लेंगे यार। ये बच्चे किधर छुपा के रखे थे तूने? पहले इनका ग्रुप 1 क्यों नहीं चालू करवाया यार? अच्छी पढ़ाई करते हैं बच्चे, ईमानदारी से ध्यान दे रहे हैं सब लोग, क्यों? चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा अभी विकास सर का लेक्चर रहेगा, राइट? तो जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, ये स्ट्रीम एंड होने वाली है, इसके बाद विकास सर का स्ट्रीम स्टार्ट होगा। कहीं जाना मत, सुसु जाके आ जाओ फटक से 2 मिनट में।